प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक हिंदी का जो टॉपिक जुड़ा हुआ है, उसी व्यावहारिक हिंदी के टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में, अर्थात प्रोनाउन के बारे में कि आखिर सर्वनाम क्या होता है, इसके क्या क्या भेद हैं, कौन सा सर्वनाम इसमें आएगा किसी वाक्य में, उसकी पहचान हम कैसे करते हैं। ऐसे संबंधित जो प्रश्न है आपके प्रश्न पत्र में, बोर्ड के प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों, तो वो रिक्त स्थान के रूप में, छोटे प्रश्नों के रूप में और बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकरण से संबंधित, सर्वनाम के प्रकरण से संबंधित आपका जितना भी आपको पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, उस हिसाब से हम इस सर्वनाम प्रकरण को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं सर्वनाम के बारे में जो यात्रा है उसको। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्व प्लस नाम, यानी कि सभी का नाम। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी संज्ञाओं के स्थान पर, सर्व यहाँ पर उन संज्ञाओं के लिए आता है, तो सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। शाब्दिक अर्थ के रूप में हमने देखा कि सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ विद्यार्थियों, अब जो मैं आपको एक विशेषता सर्वनाम की बताना चाहता हूँ, उस विशेषता से संबंधित जो प्रश्न हैं आपके उस पाठ्यक्रम में, उस प्रश्न पत्र में आने की संभावना रहती है, क्योंकि जो सर्वनाम के जो गुण होते हैं वो उस परिभाषा में छिपे हुए हैं, उस गुणों के अंतर्गत वो आते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि किसी भी भाषा में सुंदरता, दूसरा है संक्षिप्तता और तीसरा है पुनरुक्ति दोष। इन तीन चीज़ों को लेकर के इनसे बचने के लिए, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, एक तो होता है कि जब हम सर्वनाम का प्रयोग कहीं पर किसी भाषा में करते हैं तो वहाँ सुंदरता उस वाक्य या भाषा के अंतर्गत आ जाती है, और संक्षिप्तता यानी कि वाक्य की जो उस भाषा की जो संक्षिप्त रूप है वो प्राप्त हो जाता है जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो पहली चीज़ हुई विद्यार्थियों, भाषा में सुंदरता लाने का काम करते हैं। दूसरी है भाषा में संक्षिप्तता लाने का काम करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो होती है, बात होती है विद्यार्थियों, वो ये है कि ये जो सर्वनाम है वो पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, पुनरुक्ति दोष यानी कि किसी शब्द का बार बार आना, पुनः उक्ति यानी कि किसी भी शब्द की बार बार जब आवृत्ति होती है तो उससे रोकने का काम ये सर्वनाम करते हैं, उस पुनरुक्ति दोष से बचने का काम ये करते हैं। तो भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सर्वनाम के प्रयोग से ये भी माना जाता है कि सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सीता आज शाला नहीं गई, अर्थात सीता आज स्कूल नहीं गई। अब आगे इसके बारे में कहा जाएगा, उसका एक कारण है कि वो बीमार है। तो यदि हम इसे कहें कि सीता आज शाला नहीं आई, शीला आज बीमार है, तो दो बार शीला का प्रयोग करें, जो आपका संज्ञा शब्द है, शीला किसी का नाम है, तो उसके स्थान पर उस दोबारा जो शीला आया है, पुनरुक्ति जो दोष यहाँ पर आया है, उसके स्थान पर हम जब वह शब्द का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ सर्वनाम की स्थिति है विद्यार्थियों वो स्पष्ट हो जाती है। और उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शीला आज पाठशाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। अब जो वह शब्द आया है वो उस शीला के लिए आया है, उस संज्ञा शब्द के स्थान पर वो प्रयुक्त किया गया है। इससे पुनरुक्ति दोष से भी बचा गया है और उस भाषा में, उस शब्द, उस वाक्य में भी सुंदरता आई है और एक संक्षिप्तता भी हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ विद्यार्थियों, यहाँ किसी भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने का जो कार्य करता है, किसी शब्द के द्वारा ऐसा काम किया जाता है, तो वो ऐसा कार्य करने वाला जो शब्द होता है वो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
विद्यार्थियों, यदि परिभाषा आपको लिखनी है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, सर्वनाम का आशय क्या है, इस प्रकार का जब आता है तो आप लिख देंगे कि सीधी सीधी परिभाषाएं जो आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हो कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। विद्यार्थियों, एक तो आपका इस जो शाब्दिक अर्थ है वो याद रखना है, एक इसके गुण याद रखने हैं कि क्या क्या परिवर्तन होता है भाषा में सर्वनाम के प्रयोग करने से, अर्थात सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ ये परिभाषा जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ तक आपको शायद कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, जो आपके एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है उसी के अंतर्गत सर्वनाम के टॉपिक के रूप में, और यहाँ सर्वनाम के भेदों की बात महत्वपूर्ण होती है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, सर्वनाम के भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के भेद होते हैं। ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 किसी प्रकार का आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और रिक्त स्थान में भी आ सकता है कि सर्वनाम के रिक्त स्थान भेद होते हैं, तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है। तो दूसरे टॉपिक के रूप में लेते हैं विद्यार्थियों के सर्वनाम के भेद। यहाँ पर विद्यार्थियों सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं, इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले पहला भेद जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है जो अंतिम है वो निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सर्वनाम के 6 रूप होते हैं उनमें से पहला रूप आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि जो पुरुष होते हैं वो 3 माने गए हैं। उनको ये जो सर्वनाम हैं उनको 3 रूपों में पुरुषों के आधार पर इस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो यहाँ आता है सबसे पहले उत्तम पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं हम, और इसी के अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये यहाँ पर आता है। विद्यार्थियों, जो आगे इसके बारे में विवरण जो हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत देखते हैं कि पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम आखिर है क्या, क्योंकि इसकी परिभाषा से संबंध कुछ भी आ सकता है और यहाँ पर इसकी जो उदाहरण है वो भी आ सकते हैं कि ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो परिभाषा होती है पुरुषवाचक सर्वनाम की वो इस प्रकार से है कि जिस शब्द का प्रयोग, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम किसी यदि पुरुष के स्थान पर करते हैं, पुरुष के स्थान पर या पुरुष के स्थान नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें हो सकता है कि मैं है, कोई पुरुष है वो अपने नाम के स्थान पर कर रहा है, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इस प्रकार से जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के नाम के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है तो वहाँ ये पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। विद्यार्थियों, ये आपकी पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो सकती है। विद्यार्थियों, यहाँ 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी जो भेद होते हैं पुरुषों के आधार पर, उसको ज्ञात करने के लिए, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको ये 3 चीज़ें आपको प्रमुख रूप से याद रखनी है। वो इस प्रकार से हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका प्रयोग एक तो होता है बोलने वाला, स्पीकर। देखिए विद्यार्थियों, एक बोलने वाला होता है, बोलने वाला। दूसरा होता है सुनने वाला। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बोलने वाला, सुनने वाला, और इसके साथ साथ जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। ये 3 चीज़ें विद्यार्थियों यदि आप समझ जाओगे तो इनके आधार पर ही पुरुषवाचक सर्वनाम का विभेदन हम कर सकते हैं। एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे जो बोल रहा है, अर्थात मैं या हम, ये बोलने वाला हुआ। तो ये विद्यार्थियों सबसे पहले जो है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, अर्थात बोलने वाला या पढ़ने वाला। बोलने वाला
या पढ़ने वाला, ये जो होता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत ये आता है। दूसरा आता है विद्यार्थियों सुनने वाला। दो व्यक्ति हैं, आमने सामने हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कोई चीज़ कह रहा है आमने सामने, उसको वो सुन करके जो जवाब दे रहा है, जो सुन रहा है, वो होता है मध्यम पुरुष। जैसे तू है, तुम है, जैसे कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो सामने वाला जो है, सुनने वाला जो है, वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष बोलने वाला, सुनने वाला है मध्यम पुरुष, और जो कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है, वो अन्य के बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं, वो होता है विद्यार्थियों अन्य पुरुष। तो यहाँ पर पुरुष के आधार पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार के हुए। इसके 3 हिस्से होते हैं, ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ विद्यार्थियों सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए होता है। इस प्रकार से जो पुरुषों के आधार पर 3 भेद इसके माने गए हैं। पहला देखते हैं विद्यार्थियों, जो उत्तम पुरुष होता है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। उत्तम पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, बोलने वाला या लिखने वाला। एक तो होता है हम मौखिक रूप से, या एक होता है अपने विचारों को जो व्यक्त करते हैं, तो उसके 2 तरीके यहाँ पर काम में लिए जाते हैं, एक तो बोल करके और एक लिख करके। तो जब जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, अपने नाम के लिए करता है, तो वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो उदाहरण है इस संबंध में इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे मैं खुद के लिए, यानी कि बोलने वाला है या लिखने वाला है, या इसका बहुवचन हो सकता है हम सब हो सकता है, हम लोग हो सकता है, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमको, मुझको, मुझे, ऐसे शब्द आ सकते हैं। तो जो बोलने वाला और लिखने वाला जो है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला लिखने वाला अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, अपने नाम के लिए करता है, जो कुछ भी बोल रहा है या लिख रहा है, तो वहाँ उत्तम पुरुष जो सर्वनाम होता है वो यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है, उसकी ये पहचान होती है। विद्यार्थियों बढ़ते आगे, जो मध्यम पुरुष होता है वो किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर जो बोलने वाला है, इस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले, जो बोलेगा उसको सुनेगा भी कोई, तो सुनने वाला या पढ़ने वाला। पहले तो क्या था विद्यार्थियों, उत्तम पुरुष में बोलने वाला या लिखने वाला। अब बोले हुए को क्या करेगा, सुनेगा, और लिखे हुए को क्या करेगा, पढ़ेगा। तो यहाँ पर आएगा जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के स्थान पर किया जाता है। जो कोई सुन रहा है या कोई पढ़ रहा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के स्थान के पर किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिसे संबोधित करते हुए, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाता है, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाता है या जिससे बातें की जाती हैं, उसके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे तू है, तुम है, तेरा, तुम्हारा, तुमको, तुझे, आप, आपका, आपके, आप सब, इस प्रकार के शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। विद्यार्थियों यहाँ हुआ आपका उत्तम पुरुष, फिर हुआ मध्यम पुरुष, और अब है जिसके बारे में जो उपस्थित नहीं है, जिसके बारे में कुछ बातें कही जा रही हैं, तो यहाँ अन्य पुरुष की चीज़ें यहाँ पर आती हैं। जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला जो सर्वनाम है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे वो वहाँ नहीं है, 2 व्यक्ति बातें कर रहे हैं आपस में, कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं कि यार राम तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, और उसके बारे में कह रहे हैं कि वह अपनी कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे होशियार है, या वो वाक्चातुर्य में सबसे प्रवीण है। तो वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही वो वहाँ उपस्थित भले ही नहीं हो, लेकिन उसके बारे में जो बातें की जा रही हैं, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला जो सर्वनाम है वो अन्य पुरुष में आता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में वह, उसका, उसकी, वे, उनका, उसके, वे लोग, ये, इस प्रकार से ये शब्दावली यहाँ पर प्रयुक्त होती है। विद्यार्थियों यहाँ हमने पढ़े पहला भेद सर्वनाम का, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम से आता है। विद्यार्थियों दोबारा से इसका रिवीजन हल्के में करते हैं, तो वो ये है, सबसे पहले पहला भेद सर्वनाम का
6 वेदों में से पहला वेद जो पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उस पुरुषवाचक में हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में पढ़ा। उत्तम पुरुष स्वयं के लिए होता है, अर्थात जो कहने वाला है यानी कि बोलने वाला है या लिखने वाला है वो होता है। उसके बाद में जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है वो यदि होता है तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है वहाँ पर वो उपस्थित व्यक्ति नहीं है, अन्य के बारे में बात की जा रही है तो वो अन्य पुरुष के बारे में ये चीज़ें आती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुरुषवाचक सर्वनाम मेरा विश्वास है आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष यहाँ पर 3 प्रकार के विभेद किए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रूप होता है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर एक शब्द से आपको निश्चित रूप से ये पता चल रहा होगा कि सर्वनाम में होता क्या है। तो इसमें है कि निश्चयवाचक यानी कि किसी चीज़ का निश्चय यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई व्यक्ति निश्चित हो गया है, उस व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो निश्चित है या व्यक्ति या वस्तु निश्चित है, उसकी ओर यदि संकेत करते हैं तो वहाँ निश्चय करते समय जिसके बारे में कहा जाता है और वो सर्वनाम उनके शब्दों के स्थान पर जो काम में लिया जाता है सर्वनाम वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ विद्यार्थियों इसे समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका और है। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो है निकटस्थ, यानी कि जो पास में है, और एक होता है शब्द दूरस्थ जो दूर होता है, दूर स्थित हो। निकटस्थ का मतलब होता है नज़दीक में, पास में स्थित, और जो दूरस्थ होता है उसका मतलब होता है दूर जो स्थित है। यहाँ आपको ये 2 चीज़ें काम में लेनी है और ये कह सकते हैं कि जो सर्वनाम निकटस्थ या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत, अब यहाँ निश्चयवाचक और निश्चित यहाँ भी आ गया है, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ विद्यार्थियों निकटस्थ और दूरस्थ के आधार पर 2 भेद इसके किए जाते हैं, 2 रूपों में इसको बांट दिया जाता है, 2 प्रयोग इसके किए जा सकते हैं। पहला प्रयोग है निकट की वस्तुओं के लिए। निकट जो वस्तु है उसके लिए, जैसे यह है, इसका बहुवचन ले लेंगे ये, या ऐसे कह देंगे इन्होंने। यहाँ निश्चित व्यक्ति है और जो निकट वस्तु है उसके लिए यह है, ये, इन्होंने, इस प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। दूसरा है दूर की वस्तुओं के लिए। दूर की वस्तुओं के लिए लेंगे वह है, वे, उसका बहुवचन हो जाएगा उन्होंने। इस प्रकार से निश्चित जो वस्तु होती है या व्यक्ति होता है उसके लिए निश्चयवाची सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और वहाँ 2 प्रकार के जो भेद हैं, 2 प्रकार के जो प्रयोग हैं वो निश्चयवाची सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। एक तो निकटस्थ वस्तु होती है, एक दूरस्थ वस्तु होती है। तो विद्यार्थियों यहाँ उसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में इस प्रकार से आ सकता है कि जो निकटस्थ या दूरस्थ वस्तु या व्यक्ति होता है और वहाँ यदि वो निश्चित संकेत करते हुए दिखाई देते हैं तो वहाँ कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होता है विद्यार्थियों? तो निश्चयवाची सर्वनाम प्रयुक्त होता है। अब तीसरे नंबर पर जो तीसरा क्रम आता है सर्वनाम का, जो भेद आता है वो है विद्यार्थियों अनिश्चयवाचक, यानी कि निश्चयवाचक का विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय में तो अनिश्चय की स्थिति है कि होगा कि नहीं, किस निश्चित अवस्था का पता नहीं, किस अवस्था में कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है या जानकारी मिलती है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती कि आखिर ये है क्या। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ की जानकारी मिलती या बोध होता है जिसके विषय में कोई निश्चित सूचना नहीं मिलती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ इसके 2 रूप सामने आते हैं, एक तो आता कुछ और एक आता कोई। 2 शब्द आपको अनिश्चयवाचक में मिलेंगे, कुछ और कोई। इन शब्दों का प्रयोग आपको दिखाई दे तो आप डायरेक्ट देखेंगे कि वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम की स्थिति हो सकती है। तो कुछ के संबंध में देखेंगे इसमें, और एक इसकी विशेषता भी है कि कुछ सर्वनाम का प्रयोग किसी वस्तु विशेष के लिए होता है।
कोई विशेष जो वस्तु होती है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उस वस्तु के लिए होता है, लेकिन इस कुछ के मिल जाने के कारण ये निश्चय किस में बदल जाता है विद्यार्थी, उस अनिश्चय की स्थिति में बदल जाता है, इसलिए उसे अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो कहा जाता है। तो विद्यार्थियों कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है कि पानी में कुछ है, यानी कि पानी में है तो सही लेकिन क्या है कोई पता नहीं है, अनिश्चय की स्थिति है, पानी में कुछ है, या घी में कुछ मिला हुआ है, या दूध में कुछ गिर गया है। तो ये कुछ शब्द है किसी वस्तु के लिए आता है और अनिश्चय की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ अनिश्चयवादी सर्वनाम यहाँ पर प्रयुक्त होता है। एक दूसरा शब्द आता है विद्यार्थियों अनिश्चय के अंतर्गत जो कोई, इस कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञा होती है जो वस्तु से व्यक्ति से संबंधित होती है उस सर्वनाम के लिए आता है। जैसे उदाहरण देंगे कोई उसे बुला रहा है, अभी पता नहीं है कि बुला कौन रहा है, लेकिन यहाँ कोई शब्द से हमें पता चल रहा है कि अनिश्चय वाली स्थिति है कि बुलाने वाला कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, अनिश्चय की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ हम कोई शब्द के द्वारा अनिश्चयवाची जो सर्वनाम है उसकी प्रयुक्ति करेंगे। तो अनिश्चयवाची विद्यार्थियों कुछ और कोई इस प्रकार की शब्दावली यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। चौथे रूप में चौथा जो प्रकार होता है सर्वनाम का विद्यार्थियों वो संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में परस्पर यानी कि आपस में संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ देखिए विद्यार्थियों आगे इसके संबंध में इसको हम और अच्छी तरह से प्रस्तुत करें इस परिभाषा को संबंधवाचक को, तो यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि दो उपवाक्यों के बीच यानी कि जो वाक्य होता है उसका जो आधा हिस्सा होता है उसका जो वाक्य मिलकर के जो पूरा वाक्य बनता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं उसको उपवाक्य कहते हैं। तो दो उपवाक्यों के बीच में, ये ध्यान रखना है आपको, बीच में दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होता है, यानी कि ये दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर के एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के संबंध एक उपवाक्य की संज्ञा यानी कि जैसे किसी वाक्य में को जोड़ने वाले दो उपवाक्य होते हैं तो एक जो पहला उपवाक्य है उसकी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला है जोड़ने वाला जो सर्वनाम होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ये आपस में परस्पर संबंध बताने का काम करता है सर्वनाम, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम इसको कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में आएगा कि जो, ऐसे शब्दावली आती है कि जो, जिसे, जिसका, जिसको। तो यहाँ उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। अब जो का मिलान जो है संबंध है वो खोने वाले का संबंध किससे है, सोने वाले से। जो सो इस प्रकार से आ रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी का जो संबंध है वो यानी कि भैंस का जो संबंध है वो लाठी वाले से है, लाठी वाले का संबंध भैंस से है। तो यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं, जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों परस्पर जो संबंध व्यक्त किया जाता है किसी सर्वनाम के द्वारा तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम की स्थिति बनती है। आइए विद्यार्थियों आगे देखते हैं पांचवा जो रूप होता है, पांचवा जो भेद होता है सर्वनाम का वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर विद्यार्थियों प्रश्न किए जाते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर हमें पता चलता है कि यहाँ सर्वनाम की जो स्थिति है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का के कारण हुई है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रश्न का बोध कराते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी भी वाक्य में यदि प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न, कहने का तात्पर्य है सरल भाषा में कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्न सूचक जो होते हैं शब्दावली उसको वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कौन, किसका, किससे। तो यहाँ उदाहरण के रूप में प्रश्नवाचक में आपको बहुत ही सरलता मिलेगी। तो जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सर्वनाम हुआ। तुम कहाँ शब्द से आपको आज कौन आएगा, यहाँ क्या रखा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे। तो ये प्रश्न जो स्थिति होती है प्रश्नवाचक जो प्रश्न सूचक जो चिन्ह लगा हुआ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम को ये इंगित करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों जो अंतिम सर्वनाम का रूप है निजवाचक सर्वनाम बड़ा ही
प्रसिद्ध है और इसी से संबंधित आपकी प्रश्न पत्र में, बोर्ड के प्रश्न पत्र में आने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि इसका जो प्रयोग है थोड़ा हटके है और बहुत सरल भी आपको लगने लगेगा। यदि आप इसको बार बार पढ़ेंगे, अच्छी तरह से इसको समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे व्याकरण में जो विकारी अविकारी जो दिया हुआ है उसके अंतर्गत ये कई चीज़ें हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी। तो यहाँ ये चीज़ें शॉर्ट में ही पढ़नी है, लेकिन इतना आपको ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि सर्वनाम क्या है, परिभाषा क्या है, कितने रूप होते हैं, उसका उदाहरण भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ अंतिम के रूप में हम निजवाचक सर्वनाम की ओर देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता यानी कि करने वाला स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, जो निजता का बोधक है, जो प्राइवेट से संबंधित होते हैं और सेल्फ जो लाइफ है उससे संबंधित होते हैं, तो जो निजता का बोध कराते हैं, जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें आप, अपना, स्वयं, खुद ऐसे शब्द आते हैं इसमें। तो विद्यार्थियों, यहाँ उदाहरण के रूप में हम निजवाचक सर्वनाम को देखेंगे। मैं अपने आप पढ़ता हूँ। अपने आप, स्वयं, अर्थ आ रहा है स्वयं, तो ये निजवाचक सर्वनाम से संबंधित है। मैं स्वयं आ जाऊँगा, ये भी निजवाचक सर्वनाम यानी कि स्वयं की स्थिति से संबंधित ये चीज़ें मिलती हैं। तो विद्यार्थियों, हमने अभी सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम के 6 भेद जो कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, इस प्रकार से 6 भेद हमने इस सर्वनाम के पढ़े हैं। आगे कुछ नियम भी हैं विद्यार्थियों, 3-4 नियम हैं जो आपको यहाँ मदद करने वाले हैं, जो कि सर्वनाम के संबंधी विशेष नियम कहे जाते हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा उन पर भी कर लेते हैं, ताकि जब आप उस प्रश्न पत्र में सर्वनाम से संबंधित यदि कोई प्रश्न पाते हैं तो आप अच्छी तरह से उस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ करके उसका सही हल लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, हिंदी में सर्वनाम शब्दों का लिंग संज्ञा के अनुसार होता है। जो संज्ञा जैसी होती है, यदि स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम कैसा आएगा, उसी के अनुसार आएगा। सामान्यतः क्रिया प्रयोग से सर्वनाम का लिंग का बोध होता है। जैसे मैं मर गया, यहाँ क्या है कि पुल्लिंग के अनुसार है, मैं मर गई ये स्त्रीलिंग के अनुसार है, ऐसा कुछ इसमें होता है। अब देखिए, आप जो शब्द आता है विद्यार्थियों, जैसे तो कोई आप देखना है यहाँ पर कि कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, अब मध्यम पुरुष पे पहुँचना चाहते हैं। उस मध्यम पुरुष में कहा गया कि जो सुनने वाला होता है या पढ़ने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है। 2 व्यक्ति बात में कर रहे हैं और एक व्यक्ति दूसरे से कहता है आप कहाँ जा रहे हो। सामने बैठा हुआ उस व्यक्ति जिससे कह रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो, तो ये आप, अब आपका दिमाग पहुँचेगा। बहुत से विद्यार्थी इस संशय में रहते हैं कि आप तो स्वयं के लिए आया है, और ये ऐसी स्थिति में वो निजवाचक सर्वनाम इसको करते हैं। तो क्या क्या सावधानी है विद्यार्थी उस आप शब्द को लेकर के आपको याद रखनी है। तो यहाँ आप शब्द की, आप सर्वनाम की, आप शब्द में जो सर्वनाम होता है उसकी पहचान किस प्रकार से करते हैं। तो आप शब्द जहाँ आता है उसमें 3 निम्नलिखित सर्वनाम हो सकते हैं। पहला हो सकता है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष ये तो हो ही सकता है, उसके अंतर्गत अन्य पुरुषवाचक भी सर्वनाम हो सकता है। उसका उदाहरण आप पीछे पढ़ने वाले हैं। निजवाचक सर्वनाम ये हो सकता है। आप शब्द, केवल शब्द को नहीं देखें, शब्द के विद्यार्थियों भाव को देखना है और आपको ये निश्चय करना है कि आप शब्द जहाँ पर आ गया है तो ये मध्यम पुरुष में आएगा कि अन्य पुरुष में आएगा कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम की सही पहचान करने के लिए कुछ नियम है। देखिए, पहला नियम कहता है कि यदि आप शब्द का प्रयोग तू या तुम शब्द के आदर के रूप में किया जाता है। आदर के रूप में, किसी के सम्मान के रूप में यदि हम आप या तू का प्रयोग कर रहे हैं और अंग्रेजी बनाने पर इसके लिए यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अब जो जिससे पूछा जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है, आप यहाँ पर प्रश्नवाचक के रूप में नहीं लेंगे। आप शब्द पर आपको अंडरलाइन दिया हुआ है कि आप शब्द में यहाँ कौन सा सर्वनाम हुआ, तो आप कहा जा रहा है आदर पूर्वक किसी सामने वाले व्यक्ति से, तो वहाँ कौन सा हुआ, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ऐसे आप यहाँ बैठिए, तो सामने वाले व्यक्ति जो आपके सामने है उससे आप आदर के रूप में कह रहे हो, आप यहाँ बैठिए, आपके नीचे आपके
रेखांकित किया हुआ है कि इसमें पूछा जाए कि कौन सा सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम का यहाँ पर आता है। दूसरा नियम यह है कि यदि आप अपनेपन के अर्थ को, निजता को या अपनेपन के अर्थ को प्रकट करता है, अंग्रेजी बनाने पर ऐसे शब्दों की अर्थ देते हैं जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम मानना उचित होगा। जैसे कि उदाहरण, वह आप ही चला जाएगा, आप ही चला जाने की वह स्वयं ही चला जाएगा, आप, वह आप ही चला जाएगा, तो आप शब्द के नीचे है, तो यहाँ विद्यार्थियों निज स्वयं के लिए आ जाएगा, मैं आप ही खा लूँगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर व्यक्त होता है। तो विद्यार्थियों आगे है, यदि आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति का हम परिचय दे रहे हैं, वो है नहीं वहाँ पर, और वहाँ इसे अन्य पुरुष के रूप में माना जाएगा। जैसे कोई किसी महात्मा गांधी की जयंती या पुण्यतिथि मना रहे हैं, या पंडित नेहरू की जयंती या पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो और वो व्यक्ति है नहीं यहाँ पर, उनके बारे में वार्तालाप किया जा रहा है अन्य पुरुष के रूप में, तो उनके उदाहरण के लिए भी, उनको संबोधित करने के लिए भी, और अन्य किसी व्यक्ति का हम परिचय दे रहे हैं, तो वहाँ भी इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, ऐसा कह दिया, उसके बाद में आप अहिंसा के पुजारी थे। अब आप जो शब्द आया वो महात्मा गांधी के लिए आया, लेकिन महात्मा गांधी तो है ही नहीं यहाँ पर, नहीं जिसके बारे में बात की जा रही, तो आप शब्द आया है, देख करके आप भ्रमित नहीं हो और डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसमें, ये जो शब्द है वो अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये जो वाक्य है अन्य पुरुष के लिए आया है। पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप कुशल वक्ता थे, आप कुशल वक्ता थे, तो जिसके बारे में बात की जा रही है, पंडित नेहरू के बारे में बात की जा रही है, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अन्य पुरुष के रूप में इसका जो चर्चा है वो की जा रही है। तो यहाँ विद्यार्थियों आपसे संबंधित भी बहुत सी चीज़ें आपको याद रखनी है, नियम याद रखने हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो इस प्रकार हो सकती है कि आपको किसी भी वाक्य का भावार्थ समझ में आ जाना चाहिए, और भावार्थ के द्वारा ही आप निश्चय कर पाएंगे कि कौन सा सर्वनाम इसमें है। यहाँ विद्यार्थियों प्रश्न चर्चा के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न आपको आने वाले हैं, 3-4 जो शॉर्ट प्रश्न हैं, जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो आपके सामने हैं। जैसे कि आ गया कि सर्वनाम शब्द भाषा को रिक्त स्थान से बचाते हैं, सर्वनाम शब्द किसी भाषा को रिक्त स्थान से बचाते हैं, तो बचाने का काम क्या है, आपने पढ़ा कि पुनरुक्ति से बचाते हैं, पुनरुक्ति यानी कि दोबारा वो शब्द नहीं आना चाहिए, तो सर्वनाम शब्द भाषा को किससे बचाते हैं, पुनरुक्ति से बचाते हैं। अब यहाँ विद्यार्थियों कोष्टक में भी 2 प्रकार के शब्द आ सकते हैं, उन कोष्टक में 2 प्रकार के शब्दों में से एक छांटना है, तो पुनरुक्ति वहाँ पर लिखा हुआ है तो वो लिखेंगे। आपको ध्यान ही रखना है कि यहाँ सुंदरता है, संक्षिप्तता है, और पुनरुक्ति के दोष से बचने के लिए प्रयुक्त की जाते हैं, तो पुनरुक्ति इसमें लिख देंगे। जो एक प्रश्न आएगा कि जो सर्वनाम निकटस्थ या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा प्रश्न डायरेक्टली प्रश्न आ जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के रिक्त स्थान भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के रिक्त स्थान भेद होते हैं, तो रिक्त स्थान जो भेद हैं वो कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उस कथन से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उसका विवरण यहाँ पर आ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वनाम का ये टॉपिक जो कक्षा 10 में आने वाला है आपके प्रकरण में जुड़ा हुआ है, पाठ्यक्रम का एक अंग है, इसलिए अच्छी तरह से बार बार वीडियो को सुने। अगले वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।